पाकिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और कार्यवाही की शुरुआत में दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ये कार्यवाही आपको बता दें 5 दिवसीय हो सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही और शुरुआत में दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं की गई है कोविड को देखते हुए और विधायकों के बैठने के सुरक्षा को लेकर के भी इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में 5 दिवसीय ये सत्र रहेगा और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड काल को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको दे रहे हैं। और इसी दौरान 2022 का विधानसभा चुनाव भी होना है। इस हिसाब से विधानसभा सत्र ये बेहद अहम माना जा रहा है। 5 दिन का विधानसभा सत्र होना है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला विधानसभा सत्र है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, आज उत्तराखंड में विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। कितना अहम ये विधानसभा सत्र, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी बेहद कम समय है। तो सोनिका, आज से उत्तराखंड के विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 दिवसीय सत्र है और इसमें अनुपूरक बजट के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने हैं। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों सचेत हैं। और आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री आवास में भाजपा विधायकों की बैठक हुई और भाजपा के सभी विधायकों को सदन के सत्र में उपस्थित रहने का पार्टी अध्यक्ष ने निर्देश दिया है। पार्टी ने व्हिप भी जारी किया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस है, जो सदन में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने भी अपनी एजेंडे तय कर लिए हैं और सरकार को सदन में घेरने का पूरा उसके पास प्लान आ चुका है। आपको बता दें कि यह सत्र मानसून सत्र विधानसभा चुनाव के पहले का सत्र है और एक तरह से कह सकते हैं कि इस विधानसभा का अंतिम सत्र भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जनवरी तक आचार संहिता लग जाएगी, तो शायद जो नया सत्र है वो फिर नई सरकार के गठन के बाद हो। तो इसलिए इस सत्र में सरकार का पूरा जोर होगा कि तमाम जो पेंडिंग विधेयक हैं उनको पास करा लिया जाए, अनुपूरक बजट को पास करा लिया जाए। तो सोनिका, यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और शांत नहीं रहने वाला, क्योंकि यह काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही स्थानों पे सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना चुकी है। सोनिका, तो धीरेन्द्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पहला विधानसभा सत्र है, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं उनकी तरफ से? बिल्कुल सोनिका, यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी पहला विधानसभा सत्र है और एज ए नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह का भी पहला विधानसभा सत्र है। तो देखने वाली बात होगी कि ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन दोनों के जो नेता हैं सदन में, वो दोनों ही नए हैं, नई जिम्मेदारी के साथ इस बार सदन में उपस्थित होंगे। तो किस तरह से वहां परफॉर्म करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से विधायकों के सवालों का जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आज 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो उनका सबसे पहले जो दिवंगत विधायक हैं, जैसे गोपाल रावत हो गए, बच्ची सिंह रावत हो गए, इन सबको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही जो मशहूर पर्यावरणविद है स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा, उनके चित्र पर माल्यार्पण होगा, उनका विधानसभा की गैलरी में एक चित्र लगाया जाएगा। इन सब कार्रवाइयों के बाद उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और फिर अगले दिन की जो कार्रवाई है उसको तय किया जाएगा। तो आज का जो दिन है, जो आज पहला दिन है सोनिका, उसमें सिर्फ श्रद्धांजलि तक ही सदन की कार्रवाई सिमटी रहेगी और कल से एक बार फिर से सत्ता और विपक्ष का संग्राम देखने को मिलेगा, सदन के अंदर, सदन के बाहर भी। धीरेन्द्र, जिस तरीके से देखा गया था लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने लगातार हंगामे किए थे, क्या उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान भी कोई हंगामे के आसार के संकेत हैं क्या? बिल्कुल सोनिका, देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा मौका है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की नाकामियों को उजागर करें, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान आप समझिए प्रदेश की सारी मीडिया वहां उपस्थित होती है और एक एक विधायक, एक एक
मंत्री, एक एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों पर उनकी नजर होती है और यहाँ से सदन के पटल से लेकर के सड़क तक जो आंदोलन होता है या जो डिमांड की जाती है उसका जो संदेश है पूरे प्रदेश में जाता है। तो विपक्ष का भी पूरा ध्यान होगा कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए और उसकी नाकामियों को आम जनता तक पहुंचाया जाए। वहीं सत्ता पक्ष का पूरा जोर होगा कि वो अपने तर्कों के माध्यम से, अपने जवाबों के माध्यम से आम जनता तक यह मैसेज दे कि सरकार पिछले 5 सालों में अपने तमाम वादों को पूरी कर चुकी है और आगे चल करके प्रदेश के विकास को लेकर के उनकी जो योजनाएं हैं वो हकीकत के धरातल पे उतरेंगी। इसका संदेश मीडिया के माध्यम से और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश में दिया जा सके। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र रहने वाला है और हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त घेरने की रणनीति बना रही है, क्योंकि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होगी। ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने की कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। विपक्ष पार्टियों की तरफ से देवस्थानम बोर्ड, किसान, भू कानून जैसे मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हुई है, ये कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड सरकार के लिए कहा गया है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने मजबूत रणनीति बना ली है। तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा, किसान और भू कानून का मुद्दा, कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है सरकार को घेरने की। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। नवीन, उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कांग्रेस ने मजबूत रणनीति बना ली है सरकार को घेरने की, क्या रणनीति आप देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से सरकार को सदन में घेरा जाए, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए या फिर भू कानून की बात की जाए या फिर बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो ये इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई गई है और सरकार को घेरने का पूरी तरीके से भरसक प्रयास किया जा रहा है कि अब जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, प्रश्न काल शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। इसी के तहत अब कुछ ही देर में जब विधानसभा सत्र शुरू होगा उसमें लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, क्या कुछ रणनीति के तहत किया जाए कि जिससे सरकार घिरती हुई नजर आए। इसके साथ ही तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी के मुद्दों की बात करें या फिर देवस्थानम बोर्ड की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरी अपनी रणनीति तैयार की है कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही हंगामेदार जो सत्र होने जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जाएगा। नवीन, मानसून सत्र के दौरान देखा गया था कि सदन से लेकर के सड़क तक विपक्षी पार्टियां पहुंच गई थी। अब उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? आज भी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए अन्य पार्टियों तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हैं, लेकिन अगर बात की जाए, अगर पुलिस प्रशासन की मैं बात करता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग विधानसभा के आसपास लगा दिया है, जीरो जोन कर दिया गया है, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि तमाम सारी जो पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, वो विधानसभा पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा की कार्यवाही में खलन पहुंचता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, 100 मीटर का रेंज जीरो जोन कर दिया गया, तो तमाम सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई हैं। इसके साथ ही अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो विपक्षी दल पूरी रणनीति के तहत विधानसभा की ओर कूच करेंगे और अपने जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हो या फिर देवस्थानम बोर्ड की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की रणनीति पूरी तरीके से तैयार की गई है। नवीन, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह का भी पहला सत्र होगा, क्या तैयारियां उनकी तरफ से आप देख रहे हैं? आज की निश्चित तौर पर प्रश्न तैयार किए गए हैं, क्योंकि तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सभी विधायकों से प्रश्न मांगे गए थे, करीब 900 प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि कितने प्रश्न सुने जाते हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और कितने पर मुहर लगती है, यह तो विधानसभा सत्र जब शुरू होगा उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि अगर तैयारियों की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही बीजेपी
तैयारी पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से भी की गई है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रश्नों के मंथन होते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी पाने जरूरी होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र लंबा चलाया जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विधानसभा सत्र को पूरे लंबे समय तक चलाया जाए, क्योंकि जब लंबे समय तक चलेगा तो कहीं ना कहीं प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और उस पर कार्यवाही भी होगी। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे हम कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रही है। अब आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले बेहद कम होते जा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना के मामले और कम हो सके। कोरोना वायरस को लेकर बेहद गंभीर है उत्तराखंड की सरकार, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। दिसंबर तक सभी को लगेगा टीका, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐलान किया गया है। लगातार समस्त जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है और दिसंबर माह तक प्रदेश में 100% टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से कोरोना वायरस इस वक्त उत्तराखंड में लगातार कमजोर होता नजर आ रहा है, अब इसमें उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीन का टीका पूरा लगा दिया जाएगा और लगातार समस्त जिलों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत तमाम स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया है ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके। लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर के अंत तक उत्तराखंड वासियों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐलान किया गया है और इसके लिए कोविड टीकाकरण के नए रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, उत्तराखंड में कोरोना वायरस एक और कम होता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि दिसंबर के अंत तक सब उत्तराखंड में वैक्सीनेट पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। किस तरीके से तैयारियां आप देख रहे हैं उत्तराखंड सरकार की? जी, निश्चित तौर पर सरकार कोविड को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, उसके चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। चाहे सख्ताई की बात की जाए तो सख्ताई जरूर की गई थी, हालांकि अब ढील दी गई है। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम दिसंबर माह तक जो पहली डोज है उसका टीकाकरण अभियान पूरा कर लेंगे और समस्त जिलों में जो लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन्हें पहली डोज लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है। इसको लेकर अन्य जिलों में भी कैंप लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि पूरी तरीके से जिलों की मॉनिटरिंग की जाए और पीएचसी, सीएचसी और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी जो है या अभियान के जगहों पर जो कैंप लगाए जाएंगे। तो तमाम सारी जो कवायद है इसे तेज कर दी है। सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि दिसंबर माह तक जो टीकाकरण अभियान है, पहली डोज है, वो लग जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम सारी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं कि टीकाकरण अभियान को बृहद तेजी से लाया जाए और तेजी से लोगों को टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाए। जो लोग बच गए हैं, जिन्हें टीका नहीं लगा है, पहली डोज नहीं लगी है या दूसरी डोज नहीं लगी है, उन्हें टीकाकरण किया जाए। इसके साथ ही सरकार पूरी तरीके से चिंतित है कि जो लोग हैं उन्हें टीकाकरण किया जाए और जो कोई भी लोग ऐसे ना हो कि जो टीकाकरण से बचें। इसके लिए एक दिसंबर महीने का पूरा एक लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर महीने तक कम से कम पहली डोज तो जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उन्हें लग जाए। तो नवीन, ये जानकारी दीजिएगा कि क्या उत्तराखंड में इसके लिए वैक्सीन का पर्याप्त पूरी मात्रा में उपलब्ध है? आज जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हमने केंद्र सरकार से बात की थी और केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की जो डोजें हैं वो लगातार मिल रही हैं। इसके साथ ही जो डोज की कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि जिन जगहों पर वैक्सीन की डोज नहीं पहुंच पा रही उसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो सरकार की कवायद जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है कि कहीं भी कोई भी ढिलाई ना बरती जाए, क्योंकि अगर ढिलाई बरती जाएगी तो कोविड कहीं ना कहीं फिर से बढ़ेगा और उसकी चेन नहीं टूट पाएगी। तो सरकार का साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश है कि इस मुहिम को तेजी से और सभी जिलों में इसको बृहद रूप दिया जाए। नवीन, जब पिछली बार तस्वीरें हम देखने को मिली थी कि जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर टीकाकरण किया गया था उत्तराखंड में, तो कैंप के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, इस तरीके से लोग लाइनों में खड़े थे, भीड़ उमड़ रही थी। इस बार क्या तैयारियां आप कैंप के बाहर देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जो कैंप लगे हुए हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोग आसपास रहेंगे तो वो संक्रमित हो सकते हैं। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो सत्संग भवन है और तमाम सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर
कोविड का इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और वहां पर एक ग्राउंड में ऐसा व्यवस्था की गई है कि जहां पे लोग दूर दूर बैठे, कुर्सियों को बैठने की व्यवस्था, लोगों की बैठने की व्यवस्था जो है वह दूर दूर की गई। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है कि इस चेन को तोड़ना है और लोगों को सामाजिक दूरी का पालन भी करवाया जा रहा है। तो अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर जो अभियान किया जा रहा है वो पूरी तरीके से ठीक चल रहा है। हालांकि अन्य जिलों की भी बात की जाए तो जिलों में भी पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि अगर आप टीकाकरण करने जाएं तो सामाजिक दूरी का पालन करें। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट करता है, स्वास्थ्य विभाग भी जागरूक करता है, नगर निगम जागरूक करता है। तो जागरूकता अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आम जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा इस अभियान को लेकर, क्योंकि बिल्कुल अभी आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसमें आम जनता को भी पूरी भागीदारी निभानी होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में मलारी हाईवे पर काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन हो रहा था, मलारी हाईवे पर भूस्खलन हुआ था, वो थमता नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, मलारी हाईवे पर भूस्खलन थमता नजर आ रहा है। मलारी हाईवे पर थम गया है भूस्खलन। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल बीआरओ ने शुरू किया रास्ता खोलने का काम। बीआरओ की तरफ से रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। 16 गांव के 400 ग्रामीण अभी भी अपने गांव में ही कैद है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हाईवे बंद होने से गांव का संपर्क भी कटा हुआ था। जिस तरीके से लगातार भूस्खलन उत्तराखंड में देखा गया, तेज बारिश के दौरान अब मलारी हाईवे पर भूस्खलन थम गया है और बीआरओ की तरफ से काम भी शुरू कर दिया गया है रास्ते को खोलने का। इस हाईवे के बंद होने के बाद 16 गांव के कम से कम 400 ग्रामीण अभी भी अपने गांव में ही कैद हो गए हैं। दरअसल हाईवे बंद होने से गांव का संपर्क टूट गया था, जिसके चलते हाईवे बंद होने से गांव वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यातायात डाइवर्ट करना पड़ा, ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली उत्तराखंड में इस वक्त मलारी हाईवे के नजदीक, क्योंकि मलारी हाईवे पर जिस तरीके से भूस्खलन हुआ उसके बाद रास्ता खोलने का काम शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, मलारी हाईवे पर भूस्खलन थमता नजर आ रहा है, जानकारी सामने आ रही है कि काम भी शुरू कर दिया गया है। क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में बारिश का बरफ रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे भूस्खलन सामने आ रही थी। और मलारी हाईवे की बात करें तो मलारी हाईवे पे पिछले कुछ समय से लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही थी, जिसमें अब रुकने का नाम लिया है कि जो भूस्खलन था वो थम रहा है और अब जो है बीआरओ की तरफ से वहां पर रास्ता खोलने के काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 400 ग्रामीण ऐसे हैं जो 16 गांवों में ऐसे हैं कि जिनका संपर्क बिल्कुल सड़क मार्ग से टूट गया था और वैकल्पिक व्यवस्था आने जाने की जरूर प्रशासन ने की थी, लेकिन जिस तरीके से 16 गांवों का संपर्क टूट गया था और 400 ग्रामीण अभी भी वहां पर रहते हैं कि जो जिनका बिल्कुल संपर्क टूटा हुआ है और जो वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो रास्ता है वो जल्दी खोला जाए और तमाम जो जेसीपी है या फिर तकनीकी के चलते वो सब वहां पर थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर प्रशासन को करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का मलबा सामने आया है तो कहीं ना कहीं तकनीकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फैल होती हुई नजर आ रही है। जी सोनिका, लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में देखा गया। धनराज, अब मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जब आपकी बातचीत हुई होगी उनसे कि आगे अब मौसम कैसा रहेगा उत्तराखंड में? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि तमाम अभी आपने देखा कि किस तरीके से बारिश लगातार हो रही थी और भारी से भारी बारिश जरूर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अब कुछ दिन जरूर राहत उत्तराखंड वासियों को मिलेगी, क्योंकि अभी मौसम विभाग की तरफ से कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं किया गया है कि जहां पर भारी वर्षा देखने को मिले। यदि फिलहाल की बात करें तो अभी जो है मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अभी धूप खिली हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार कहीं ना कहीं बारिश जरूर हो रही है, लेकिन अब हल्की से मध्यम बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है और बादल छाए हुए हैं। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले यात्री हैं वो उत्तराखंड का रुख यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों का रुख ना करें, क्योंकि जिस तरीके की भूस्खलन की खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान होने की संभावना रहती है, लेकिन अभी ऐसा कोई हाई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जी सर, ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त भूस्खलन से तस्वीरें देखने को मिल रही है और लोगों के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड में
मर्यादा मिशन की। दरअसल मर्यादा मिशन के तहत अभियान को लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसके तहत अब बड़ी जानकारी आ रही है कि उत्तराखंड के मिशन मर्यादा में लगातार जारी है और अब धार्मिक स्थलों में हुड़दंग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत 1900 सैलानियों को जेल भी भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देवभूमि में गंगा किनारे बैठकर हुक्का पीने वालों पर कार्यवाही। 15 जुलाई से अब तक 10,000 से ज्यादा पर्यटकों पर लिया गया एक्शन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मिशन मर्यादा लगातार जारी है और मिशन मर्यादा के तहत हुड़दंग करने वाले 1900 सैलानियों को जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल देवभूमि में गंगा किनारे बैठकर हुक्का पीने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी सामने आई है और 15 जुलाई से अब तक 10,000 से ज्यादा पर्यटकों पर एक्शन लिया जा चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब अगर आप गंगा किनारे बैठकर हुक्का पीते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर बैठकर आप हुड़दंग करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, जानकारी सामने आ रही है कि अब हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी धार्मिक स्थलों पर, और क्या जानकारी है आपके पास संचित? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और लगातार इस देवभूमि के अंदर जिस तरीके से बाहरी पर्यटकों की अगर बात करें, हरियाणा से आने वाले लोगों की बात करें, गुड़गांव से आने वाले लोगों की बात करें, राजस्थान से आने वाले लोगों की, जो इस तरीके के जो पर्यटक है वो आकर के उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरीके से जो नदी किनारे, गंगा किनारे बैठ करके, धार्मिक स्थलों किनारे बैठ करके हुक्का पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना जो लगातार उत्तराखंड के देवभूमि के अंदर जारी है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पुरोहित है, जो गंगा संरक्षक के अध्यक्ष है, जो गंगा संरक्षण के लोग हैं, ऐसे कई लोगों ने पुलिस से बात करी और साथ ही साथ उन्हें इत्तला किया कि जिस तरीके से लगातार देवभूमि के अंदर इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं देवभूमि का एक माहौल खराब किया जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस ने मिशन मर्यादा शुरू किया और लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए जितने भी लोग गंगा किनारे या किसी भी पर्यटक स्थल पर बैठ करके नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे, पुलिस ने तुरंत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। और आप देखिए कि 15 जुलाई से अब तक 1900 लोगों को जेल भेज दिया गया है और करीब 10,000 लोगों का चालान कर दिया गया। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का पुलिस का रवैया है उत्तराखंड के अंदर। तो अब क्या तस्वीरें आप देखते हैं संचित धार्मिक स्थलों के बाहर इस ऐलान के बाद? देखिए, बात अगर धार्मिक स्थलों की करें तो धार्मिक स्थलों के बाद जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि हरिद्वार में पी रहे कुछ हरियाणा से आए हुए जो लड़के थे वो हुक्का पी रहे थे वहां पर बैठ करके, जिसमें उनकी पिटाई करी गई वहां पर गंगा किनारे रह रहे लोगों द्वारा, और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो कार्रवाई करी गई इसको लेकर के जिस तरीके से अब जो पर्यटक देहरादून आते हैं, पर्यटक जो उत्तराखंड आते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल और एक शांति प्रिय माहौल के साथ उत्तराखंड देवभूमि में आते हैं। देवभूमि में जो आप आएंगे तो देखिए कि लगातार बैनर लगे रहते हैं कि आप देवभूमि में आइए, लेकिन एक शांति प्रिय माहौल देवभूमि के अंदर रहेंगे। इसको देख करके जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो देहरादून में काफी नदियां बहती हैं, काफी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जो नेचुरल है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग और जो पर्यटक है बाहर से आने वाले वो सड़क किनारे गाड़ियां लगा करके शराब पी रहे थे। जो गाँवों के बीच में से नदियां जा रही थी वहां बैठ करके शराब पी रहे थे, वहां पे लड़कियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते। इसको लेकर के जो पुलिस ने मिशन मर्यादा चलाया है, कहीं ना कहीं इसका लाभ पूरी देवभूमि में मिला है और जिस तरीके से जो बाहर से आने वाले पर्यटक है उनके लिए भी एक मैसेज गया है कि अगर आप उत्तराखंड के अंदर आएंगे तो आपको एक शांति प्रिय माहौल के साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने दिया जाएगा। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो हुड़दंग करते हैं गंगा किनारे बैठकर या धार्मिक स्थलों के बाहर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुख करते हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल को निधन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया और उन्होंने कहा है कि एक अपूर्णीय क्षति है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शोक जताया गया और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई उसके लिए उन्होंने सियासत तक छोड़ दी थी। और पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे और उन्होंने हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम जनता के लिए
पूरे जीवन भर काम किया, उनकी कमी हमेशा हमको रहेगी। इसके साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने, उसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी थी और साथ साथ उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए जितनी भी सरकारें कुर्बान हों कम है। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति। हाँ, एक दिन का हम लोगों ने। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।